बजट की क्या उपलब्धियां हैं और आने वाले समय में किस तरीके से बजट जो है वो शेप करेगा भारत के विकास को। हमने उससे पहले आपको सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी की बाइट सुनाई, हमने आपको रविशंकर प्रसाद जी की बाइट सुनाई, हमने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात सुनाई। जो पक्ष के हैं यानी कि जो सरकार का हिस्सा है, जो सरकार में है, वो तो प्रेस कर ही रहे हैं इस बजट को, लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं वो इस बजट से ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं लगा रहे हैं। उन्होंने तो पहले ही कह दिया था, जैसे अखिलेश यादव हैं, उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि भाई इस बजट से कोई उम्मीद नहीं है। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया था कि बीजेपी जो है यानी कि सरकार जो है वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही ये बजट लेकर के आती है और इससे अदृश्य लोगों को फायदा होगा, ये अखिलेश यादव ने बजट के बाद कहा। और वैसे ही हमने सुना डिंपल यादव को, सपा सांसद, उन्होंने भी कुछ इसी तरह की प्रतिक्रिया दी। चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे और मैं आपको मेहमानों से मिला देता हूं। तो हमारे साथ में कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए नितिन बंसाली जी हैं हमारे साथ में, और तेजराम विद्रोही जी हैं, प्रदेश महासचिव हैं भारतीय किसान यूनियन से, और डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा हैं भाजपा से अपना पक्ष रखेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत वेलकम है और चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमने अभी बहुत सारे नेताओं की बाइट सुनी और जैसा कि मैंने बताया कि भाई जो सरकार का हिस्सा है वो तो प्रेस कर ही रहे हैं बजट को, लेकिन जैसा एक्सपेक्टेड था डिंपल यादव को हमने सुना, अखिलेश यादव को हमने सुना, प्रियंका गांधी को हमने सुना, ज्यादा कुछ पहले ही कह रहे थे कि हमें उम्मीदें नहीं है और वैसा ही कुछ उन्होंने कहा जब बजट आ गया। बजट में इस बार ऐसा कुछ दिखा नहीं कि जो कि हेडलाइन बनाता है, क्योंकि इनकम टैक्स स्लैब है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि कुछ चीजें की गई हैं, जैसे कि हमने शशि थरूर जी को सुना, उन्होंने कहा कि भाई आपने आयुर्वेदिक कॉलेजेस की बात की लेकिन वो कहां बनेंगे ये नहीं बताया। उन्होंने कहा कि भाई केरल को जरूरत है लेकिन बताया नहीं कि ये कहां पर बनेंगे। रेलवे प्रोजेक्ट्स की भी बात की सरकार ने, हाईवे प्रोजेक्ट्स की बात की सरकार ने, आंकड़े दिए सरकार ने। और अब हम इस चर्चा में ये जानेंगे कि किस तरीके से 2047 का जो विकसित भारत है उसकी कल्पना में ये बजट कितना सहायक है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा नितिन बंसाली जी से, कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे। नितिन बंसाली जी, कुछ और सोच रहे थे कि बजट को लेकर के, कि आपको वो बजट में दिखा नहीं? लेकिन 2014 के बाद यदि हम बजट सत्र की बात करें केंद्र सरकार के, तो इस बार भी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के द्वारा मेजें थपथपाई गई और तालियां बजाई गई, इसके अलावा कुछ नहीं था। हर साल की तरह उम्मीदों का हलवा परोसा गया आम जनता के लिए, पर प्लेटें जो थी वो खाली रहीं। इस बजट को देख कर एक लाइन याद आती है कि निर्मला आंटी का चला हथौड़ा, ना बचेगी जीडीपी और ना बचेगा रसोड़ा। न इस बजट में कहीं मनरेगा की चर्चा है, न इस बजट में कहीं युवाओं को रोजगार देने की बात है, न इस बजट में कहीं एमएसएमई को अच्छी तरह से स्थापित कर जो बंद उद्योग 90% से अधिक एमएसएमई उद्योग बंद है, जिनके लिए 54 लाख करोड़ के बजट में मात्र 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे कुछ होने की संभावना नजर नहीं आती। मिडिल क्लास के ऊपर बहुत मार पड़ी है। इनकम टैक्स स्लैब में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है और जैसा कि अन्य न्यूज चैनल्स में भी मैं जा रहा हूं, बातें सुन रहा हूं पत्रकारों की, बड़े नेताओं की, तो आप लोगों को भी बजट में कोई हेडलाइन होती नजर नहीं आ रही है। थोथा चना बाजे घना वाली बात है और अंधेर नगरी और चौपट राजा जैसा ये बजट है। इससे आम जनता को कोई राहत नहीं मिलने वाली है, निराशाजनक बजट। ठीक है, डॉक्टर विजय आपसे भी कमेंट ले लेता हूं। 85 मिनट बोली निर्मला सीतारमण, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही कि भाई ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा जैसी स्थिति है। क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा? जरा समझाइए कि आपका ये जो बजट है, आपकी पार्टी किस तरीके से इसको आप सराहेंगे, बताएंगे कि कैसे ये अच्छा है? इस बार का जो बजट है इसमें बहुत सारी चीजें केंद्र सरकार ने नई लाई है और चूंकि कांग्रेस को तो विरुद्ध में बोलना है,
अभी सर तक उन्होंने कोई एक फैक्ट की एक बात मेरे नहीं तरफ की। से प्रश्न रहेगा, इसका इसका सवाल आप इसका जवाब आप दीजिएगा, इसमें एक और ऐड कर दीजिएगा। कोई एग्जैक्ट आपने इस बार आंकड़ा नहीं दिया कि भाई हम आने वाले 5 सालों में 2 सालों में इतने रोजगार देने वाले हैं। हाँ, मैं दोनों का जवाब देता हूँ। जी एक तो जो इन्वेस्टमेंट वाली बात है, कपड़ा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए जो है टेक्सटाइल उद्योग के लिए फंड रिलीज किया गया है। इसके अलावा जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए पैसा दिया गया है। इसके अलावा एमएसएमसी के एमएसएमई के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए पैसा दिया गया है। ये सबसे तो रोजगार ही मिलता है। और वहीं पर आप देखेंगे कि जैसे अभी ईवी बैटरी का चलन बहुत अधिक बढ़ा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, इन सब चीजों में भी जो है एक हिसाब से वो सस्ता किया गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो मूलभूत चीजें हैं उनको सस्ता भी किया गया है। और रोजगार जो है, जब आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और बाकी जब सभी चीजों को जब आप सपोर्ट करते हैं, तो सपोर्ट करने पर आपको रोजगार तो वैसे ही मिलेगा। तो रोजगार की व्यवस्था की गई है। अब वो डाटाबेस ना बताकर आपको दे दिया गया है बजट एक, और उससे जो है आपको कई चीजें आपको देखने मिलेंगे कि कई अच्छी चीजें उसमें भविष्य में रोजगार मिलेगा और कई अच्छी चीजें होंगी। बिल्कुल ठीक है। और हमारे साथ में और गेस्ट जुड़ गए हैं, मैं आप लोगों को उनका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ में डॉक्टर रविंद्र ब्रह्मोप जी भी हैं और अर्थशास्त्री हैं, और उची शर्मा जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आगे चर्चा बढ़ाएंगे। और चलिए मैं बात कर लेता हूं डॉक्टर रविंद्र ब्रह्मो जी से। सर, डॉक्टर ब्रह्म है अर्थशास्त्री, और डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि बतौर अर्थशास्त्री आप किस तरीके से देख रहे हैं, और जो विकसित भारत की कल्पना है 2047 तक, जो बार बार केंद्र में बैठे जो बड़े बड़े नेता हैं वो इसकी बात करते हैं और इस बजट को इससे जोड़ रहे हैं, ये विकसित भारत 2047 की जो कल्पना है, किस तरीके से देखते हैं, कितना सहायक ये बजट है वहां? भारत के लिए 2-3 चीजें बहुत जरूरी चीजें हैं। एक, आपको जब तक यदि आपकी 8% ग्रोथ नहीं होगी हर साल, आप 47 में जाके विकसित नहीं बन पाएंगे, एक चीज। दूसरी चीज, जब तक आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 17% से 25% पे जीडीपी शेयर नहीं जाएगा, आप विकसित भारत नहीं बन पाएंगे। तीसरी चीज, जब तक जो फ्रंटलाइन एरियाज हैं, जो इमर्जिंग सेक्टर्स हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, जो कि आने वाली टेक्नोलॉजी है, चाहे एआई है या डेटा सेंटर है, सेमीकंडक्टर है, रेयर अर्थ है, इन पे नहीं फोकस करेंगे, आप विकसित भारत नहीं बन सकते। और एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे, विकसित भारत नहीं बन सकते। इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाएंगे, विकसित भारत नहीं बन सकते। ये जो बजट है, इस बजट में बहुत ही जो है, इसको जो बनाया गया है, खासकर ये उम्मीद भी थी कि जो इकोनॉमी की जो समस्याएं हैं, जो चैलेंजेस इकोनॉमी में है, उसको लेकर ये बजट को डिजाइन किया गया है, खासकर अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से। और यदि आप इसमें पहले ही देखेंगे तो कहा गया है कि आपको ग्रोथ मोमेंटम को बना के रखा है, सस्टेन करना है। उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत बात कही गई। एमएसएमई के लिए इसमें बहुत बात कही गई कि उनको छूट देने की बात कही गई है, या जो है ऋणों गारंटी जो है लोन गारंटी की बात कही गई है, ऋण की। तो ये सारी जो चीजें हैं, चाहे आप टेक्सटाइल पार्क देखें या यदि आप केमिकल पार्क देखें, आप सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर को 47 तक के लिए टैक्स में छूट दी गई, डाटा सेंटर एस्टेब्लिश करते हैं। तो इट्स ए बिग प्रपोजल फॉर ग्रोथ। मैं समझता हूं, जरूर एक नजर से ये देखने से लगता है इसमें आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, क्या सस्ता महंगा हो रहा है, रोजगार को लेकर सीधे सीधे बात नहीं कही गई है। पर रोजगार और यूनिवर्सिटीज के लिए और एजुकेशन को लिंक किया गया है स्किल से, उत्पादकता से। 5 ऐसे यूनिवर्सिटी कॉरिडोर बनेंगे जहां पे इंडस्ट्री एकेडमिक सीधे जुड़ी रहेगी। ये जरूरत है, विकसित भारत के लिए जरूरत है कि हमारे यहाँ स्किल हो। स्किल नहीं होने पे आप सिंपल ग्रेजुएशन यदि बीए बीएससी करके आपको रोजगार नहीं मिलेगा। स्किलिंग पे बहुत फोकस है इस बजट पे, और टारगेटेड फोकस है इसके अंतर्गत कि हम कहाँ पे स्किलिंग करना है। हालांकि बहुत सारी जो है एंटरप्रेन्योरशिप की स्कीम लास्ट ईयर लागू की गई थी, जिसमें 5 करोड़ लोगों को हमको देना था, ये करना था, उनको ट्रेन करना था 1 साल के लिए। तो ये जो चीजें इस बजट के अंतर्गत कही गई हैं, और इसके साथ कही गई हैं कि जबकि हमारा थोड़ा सा रेवेन्यू कलेक्शन कम रहा है,
मैं आपको बताऊं, मैं अभी जो पूरे बजट के डेटा देख रहा था, फाइनेंस सेक्रेटरी का स्टेटमेंट देख रहा था, जो अभी लोकसभा में रखा गया, उसमें हमारा रेवेन्यू कलेक्शन थोड़ा सा जो बजट टारगेट थे उससे कम था। इसके बावजूद हमने फिजिकल प्रूडेंस को बना के रखा है, हमारा राजकोषीय संतुलन बनाया है। हमने कहा है कि हम घाटे को 4.3% पे रखेंगे, हमारा जो डेट है पूरा डेट 56.4% पे रहेगा। ये बहुत जरूरी चीज है। ये ऐसे लगता है कि इकोनॉमिक्स ऐसी चीजों को बोल देते हैं, डेटा बोल देते हैं, इसका मतलब क्या है? ये यदि घाटा यदि ज्यादा हो जाएगा, जिस पे आर्थिक सर्वे में कहा गया, बहुत चिंता प्रकट की गई, ये इकोनॉमिक्स कभी फ्रीबीज को लाइक नहीं करते। यहाँ पे कोई फ्रीबीज की घोषणा नहीं की गई। इकोनॉमिक सर्वे में चिंता प्रकट की गई है कि फ्रीबीज के कारण डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर नहीं हो पा रहा है। ये इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने कहा, सरकार का इकोनॉमिक सर्वे है, उठा के देखेंगे तो ये जो है, यदि फ्रीबीज होने से सरकार को उसके लिए लोन लेना पड़ता है, तो होता ये है कि जो हमारा अभी 88% जो है स्टेट और राज्य का मिला के जो लोन, जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, जो लोन है हमारे ऊपर, उसके कारण यदि हम नेक्स्ट लोन लेते हैं तो उसकी कॉस्ट बढ़ती है, इंटरेस्ट बढ़ता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोन कंपोनेंट को कम करें, फिजिकल डिसिप्लिन को मेंटेन करके हम ग्रोथ करें। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। और ये जो फोकस है, तो इसको तो वित्त मंत्री बोल ही रही थी कि जो है हमारा रिफॉर्म एक्सप्रेस है, हमने 350 से ज्यादा रिफॉर्म किए। आप रिफॉर्म करें, आप एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, मैन्युफैक्चरिंग को आप जो है स्ट्रेंथन करें, मजबूत करें। क्योंकि हमारे यहाँ जो है आपने जिन चीजों से, नियमों से जकड़ के रखा है, आप किसी को बांध के रखेंगे तो समुद्र में तैर नहीं सकते। आपको उसको थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा, उसको खोलना पड़ेगा, नियमों में ढील देनी पड़ेगी। तो काफी चीजें इसके अंतर्गत कही गई हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपसे शेयर कर सकता हूं। पर इट्स ए ग्रोथ ओरिएंटेड, इट्स ए सस्टेन ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है विथ मेंटेनिंग प्रूडेंस, फिजिकल कंसोलिडेशन। ठीक है, तो बतौर अर्थशास्त्री मैं डॉक्टर रविंद्र की बातों से ये समझ रहा हूं कि जो विकसित भारत की कल्पना है 2047 तक, ये बजट उसमें सहायक होगा, ये आपका कहना है। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। डॉक्टर उची शर्मा भी हमारे साथ में हैं। सर, मैं बजट भाषण जब सुन रहा था तब मैं लिख भी रहा था, तो शुरुआत जब की तो 3 कर्तव्यों के बारे में जिक्र किया वित्त मंत्री ने, इकोनॉमिक ग्रोथ और फुलफिलिंग एस्पिरेशन ऑफ पीपल और सबका साथ सबका विकास। ये 3 कर्तव्य उन्होंने बताया। आप किस तरीके से इन 3 कर्तव्यों को देखते हैं और क्या सभी को साधा गया है इस बजट में? और क्या ये सवाल आपसे भी कि आपकी नजर में बतौर वरिष्ठ पत्रकार आपको क्या लगता है कि हम जो आज से 25 साल के बाद के भारत की कल्पना कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री के लगभग सभी भाषणों में होता है, क्या उसमें यह बजट सहायक होगा? देखिए, बजट में चलिए इस तरीके की बातें बोली जाती है कि इकोनॉमी चीजें, और जो पंच लाइन ऐसी दी जाती है और प्रयास किया जाता है बजट को करने में। मैं आपको छत्तीसगढ़ का बात बताऊं तो गति, उन्नति, प्रगति, इस तरीके की जो बातें बोली गई थी, हकीकत में वास्तव में इसका कोई सरोकार नहीं रहता। ये बोली जरूर जाती है, एक ऐसी चीजें बैठाल दी जाती है जो प्रधानमंत्री जी ने सभी को दी हुई है, उनकी ही देन है हिंदुस्तान में। वो इसी तरीके की बात करके वो बात सभी को, कैबिनेट के लोग भी आजकल उसी तरीके की बात करने लगे हैं। खैर, फिलहाल वो नहीं कि उन्होंने क्या बोला, फिलहाल ये है कि बजट में अभी मैं इसको जब देख रहा था और जब ब्रह्मा जी को, रविंद्र जी को सुन रहा था, तो जो ये बात मेरी भी समझ में यही आ रही है कि इंस्टीट्यूशनल बजट आप इसे कह सकते हैं। इंडिविजुअल बजट वाले ना कहे कि हमको इंडिविजुअल फायदा हुआ ना हो, इंस्टीट्यूशनल फायदे जरूर हो रहे हैं, और एक उससे रोजगार की स्थिति थोड़ी सी उम्मीद और बढ़ती है। जो जीडीपी की बात कर रहे थे, तो वाकई रिटेल प्रोडक्ट, रिटेल की चीजों में जीडीपी की तरफ हम फोकस, और मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम नहीं जाएंगे तो कुल मिला के जो जितनी भी परिकल्पना हम 2047 की कर रहे हैं वो होंगी नहीं। तो जरूरी है कि हमको जीडीपी फोकस करने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो स्किल डेवलपमेंट की बात है, जो ये शुक्र है, मैं कहूँ कि इस बार पक्ष विपक्ष जनता को शुक्राना जरूर पड़ना चाहिए सरकार का कि इस बार उन्होंने उनके पीक पे किसी तरीके के डायलॉग वगैरह हो ना हो, स्किल डेवलपमेंट को लेके वो संजीदा दिखे। ये एक महत्वपूर्ण बात है। देखो, जो कह रहे थे रविंद्र जी की हम बीएससी, एमएससी, बीए, बीकॉम कर लेते हैं लेकिन स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाती, यही सबसे चिंता का सबब है। और अगर आप पिछली बार भी आए भी थे कि स्किल डेवलपमेंट को लेकर काफी बातें हुई थी लेकिन हो नहीं पा रही थी। यही एक विषय है जहां हमें भी लगता है कि सरकार को फोकस होना चाहिए। ये वो बेस है जहां से आप न्यू रख सके, जहां से आप जो मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ डिजाइन कर सके, ये वही जगह है। इस तरफ अगर फोकस है तो बहुत अच्छा। बाकी जूता सस्ता, शराब महंगी, चमड़ा महंगा, ये चीजें तो तमाम चलती रहती है, लेकिन जो नीतिगत फैसले और जो नीतिगत राहत अगर वो दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं,
तो मैं कहूँगी कुल मिला के स्वागत योग्य भी ये बजट है। अपेक्षा तो कर पिछली बार भी उन्होंने इनकम टैक्स को स्लैब को लेके, जिसका आम आदमी से जुड़ी हुई चीजें थी, इनकम टैक्स को लेके काफी ग्रोथ उस पर दिखा था, जो उन्होंने किया भी था काफी। तो अभी इस बार दिख नहीं रहा था कि इमीडिएट वो इस साल भी वो करेंगे। वो आने वाले चुनाव के वक्त हो सकता है कि फिर से कोई चीजें वो ला के दे या करे, वो बात अलग है। लेकिन ये बजट है, मिला जुला बजट आप इसे कह सकते हैं, स्वागत योग्य भी कह सकते हैं, नकारात्मक बजट तो आप इसे नहीं कहेंगे। जितने भी तरीके अपनाए जा रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट को जो कोशिश और प्रयास कर रहा है, तो मैं केवल त्रुटियां निकालना है इसलिए नहीं कहूंगा कि त्रुटि निकले और हम उस चीज को लेके बोले। प्रयास अच्छा है, अच्छा बजट बोल सकते हैं। किसी तरीके का बहुत भार अभी तक तो नहीं दिया गया है। देखिए, और बाकी जो समझ में आता है डिटेल में, उसके बाद उस पर भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन फिलहाल आप इसे स्वागत योग्य और एक मिडिल क्लास के लिए, और जो मुझे जो व्यक्तिगत तौर पर लग रहा है कि सरकार स्किल की तरफ गंभीर दिख रही है, अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है। और इसकी तरफ फोकस होने से ओवरऑल जो इकोनॉमी पे ग्रोथ होगी वो शानदार रहेगी, ऐसा उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, पर आपने इस तरीके से समझाया कि इंडिविजुअल ग्रोथ ठीक है नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ इस बजट में देखने को मिलेगा और ये बजट जो है वो सराहनीय है, स्वागत योग्य है। ठीक है, हमारे साथ में तेजराम विद्रोही जी भी हैं, प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन। आपसे भी जान लेते हैं। निर्मला सीतारमण ने किसानों के बारे में भी बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि भाई सरकार का फोकस रहेगा कैसे किसानों की आय को है उसको बढ़ाना है, और कैसे कृषि क्षेत्र में एआई का इस्तेमाल होगा ताकि प्रोडक्शन जो है वो सटीक और सही हो। आप कैसे देखते हैं? नमस्कार सचिन जी। नमस्कार। और भारत एक कृषि प्रधान देश है, सबको मालूम है। जब कोविड की स्थिति भी हुई उस समय सारे जो कल कारखाने बंद पड़े थे, और उस परिस्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने का जो काम किया है वो कृषि ने किया है। और कृषि एक बड़ा क्षेत्र है जहां पर स्थानीय रोजगार के साथ साथ उत्पादन और उत्पादकता की जो वृद्धि है वो सारी चीजें होती है। परंतु हमने देखा है कि बातें उन्होंने कही है, लेकिन सटीक तरीके से क्या होगी ये बातें नहीं कही। मुझे ये लग रहा है कि जो भविष्य का जो उड़ान है, उड़ान का बजट है, लेकिन उस उड़ान के बजट में हमने महसूस किया है वो पर ही काट दिया गया है। तो कैसे उड़ेंगे आप? तुम देखिए कि पिछला जो बजट था उसमें 1.17 लाख करोड़ रुपए का कृषि बजट था, लेकिन इस समय का जो बजट है उसमें लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का बजट का जो है वो कटौती कर दिया है। यहाँ पर जो जलवायु में जो परिवर्तन होता है और जो उसको संरक्षित करने के लिए जो जल स्रोत है उसको बनाए रखने के लिए उसमें कैसे काम किया जाएगा, जल प्रबंधन होगा, सिंचाई कैसे होगी, इसके प्रति क्या बजट होगी, इसका भी कोई प्रावधान नहीं है। जो लगातार जो जलवायु परिवर्तन की वजह से कृषि उत्पादन और में जो गंभीर दुष्परिणाम जो सामने आ रही है, बेमौसम बारिश, सूखा, अकाल, ऐसे स्थिति होती है, तो इन आपदाओं से निपटने के लिए कैसे बजटीय प्रबंधन हो, किसानों के पक्ष में हो, ऐसा कोई बात सामने नहीं आई है। किसान हमेशा ये बात कहते आए हैं कि हम चाहे वो सरकार खरीदे हमारी उपज को, चाहे वो निजी व्यापारी खरीदे, लेकिन उसके लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी हो जिससे जो मूल्य की स्थिरता है वो बनी रहे। सारे ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज जो हो, इसकी जो निर्माण कैसे हो, इसका भी कोई बजट में स्पष्ट प्रावधान नहीं दिखा। हम इससे ये देखते हैं कि जब सीजन में फसल जब आती है और वो जब मार्केट में आता है तो उसका दाम एकदम बहुत कम हो जाता है, लेकिन वही सीजन निकलने के बाद जब बाजार में जब जरूरत पड़ती है तो उसका दाम बढ़ जाता है। तो इसको एक कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से स्टोर करके इसका जो प्रबंधन करने से किसानों को भी उसका एक दाम का फायदा मिलता, और जो बाजार में जो महंगाई जो होती है उसका भी नियंत्रण होता। तो ये जो तमाम जो चीजें हैं, हम किसान की दृष्टि से, आम उपभोक्ता की दृष्टि से, आम नागरिक की दृष्टि से हम जब देख रहे हैं, तो भले हमारे विशेषज्ञों के नजर में
ये भविष्य की चिंता हो सकती है, भविष्य को आगे ले जाने वाली। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस समय भी बात कहा था उस समय कि महंगाई बहुत हो गई, महंगाई की बार अब की बार मोदी सरकार का जो नारा जो उस समय दिया गया था उसके तुलना में हम आज देख रहे हैं कि जो 65 रुपए का जो पेट्रोल था आज 100 रुपए हो गया, उसको वापस कैसे 65 रुपए में लाया जा सकता है, इसके ऊपर कोई वर्तमान के ऊपर कोई बात नहीं की गई है। महंगाई से जो जनता जो त्रस्त हो रहे हैं, अभी विशेषज्ञों के माध्यम से हम बात करें उनके नजरिए से, तो अभी जो डॉलर है, डॉलर भारत के रुपया से बहुत ज्यादा हो गया है, तो डॉलर से आगे रुपया कैसे निकलेगा वर्तमान परिस्थिति में, और उसका जो लाभ है जो अभी वर्तमान में कैसे मिलेगा, इसका भी नहीं है। तो ठीक है तेजराम जी, आज अगर भूखा रहेंगे, ठीक है, आज भूखा रहेंगे और कल के हम दौड़ लगाएंगे, ये संभव नहीं है। जी मैं समझ गया आपकी बात जी। मैं यहां से ना नितिन जी के पास जाने वाला था, लेकिन आपकी जो बातें हैं वो सटीक हैं, सही हैं, और जो आपने पूछा है वो जरूरी है। जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज है, किसानों को इसकी समस्या तो इससे हो रही है, उनकी फसलें खराब हो रही हैं, रोज हम देखते हैं भाई खबरें ऐसी हैं। इसलिए नितिन जी के पास ना जा करके मैं इसका जवाब चाहूंगा डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा जी से। सर बताइए क्या कर रहे हैं, क्यों बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं आया? देखिए, किसानों के लिए पहले ही बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, एमएसपी से लेके बाकी चीजें भी पहले आ चुकी हैं। अभी जो है नया, जो हर साल एक नई चीजें दी जाती हैं किसानों के लिए। नारियल के जो व्यापारी हैं उनको देखेंगे तो उन करीब 30 लाख व्यापारी हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छी, यानी किसान है, वो व्यापारी कहना गलत होगा, किसान है, उनको सीधा लाभ पहुंचाने के लिए उनके लिए योजना लाई गई है। उसके अलावा ड्राई फ्रूट से संबंधित जो कार्य कर रहे हैं किसान लोग, उनके लिए योजना लाई गई है। उसके अलावा जो ट्रेडिशनल खेती है उसके लिए ऑलरेडी योजना बहुत सारी आ चुकी है, और एआई का यूज किया जाएगा मौसम के लिए कि जैसे क्या अधिक वर्षा होनी है, या मौसम में क्या परिवर्तन आना है, या उसके अलावा क्या क्या चीजें हम उपाय कर सकते हैं जिससे फसल की बढ़ोतरी होगी, वो कृषि विभाग के जरिए किसान तक बात पहुंचाई जाएगी। और इसके अलावा हर बार एक नया किसानों के लिए हो, या हर समाज के लिए, या हर मैंने कहना चाहिए कि व्यापार के लिए हर बार कुछ ना कुछ नया दिया जाता है। तो इस बार किसान के ही अन्य जो ड्राई फ्रूट का काम करते हैं और नारियल का जो कार्य कर रहे हैं, किसान लोग खेती कर रहे हैं, उनके लिए इस बार योजना लाई गई है। तो ऐसा नहीं कि किसानों को कुछ नहीं दिया गया, किसानों को दिया गया है, हर बार कुछ नया देना है, तो इस बार ड्राई फ्रूट के किसानों को दिया गया है। ठीक है, ठीक है, नितिन जी के पास आऊंगा। नितिन जी, 85 मिनट का भाषण, बताया गया कि 3 आयुर्वेदिक एम्स बनेंगे, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। भैया बहुत सारी दवाइयां हैं वो सस्ती हो गई, जैसे कैंसर और शुगर की। कुछ तो अच्छा दिखा होगा इतने बड़े भाषण में। मैं बार बार स्क्रीन पे आपके एक दृश्य देख रहा हूँ, बार बार एक दृश्य आ रहा है सामने कि राष्ट्रपति जी शायद वित्त मंत्री जी को हलवा खिला रही है। कुछ चम्मच से शायद वो हलवा ही है। ये हलवा हर साल बन रहा है 2014 से, और ये हलवा जो है ये एक दूसरों को ही खिला रहे हैं, पर ये जनता की प्लेट तक नहीं पहुंच रहा है। बड़ा ही दुखद है। मैं तो छत्तीसगढ़ की बात करूंगा, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। 10 सांसद दिए हैं छत्तीसगढ़ ने। बार बार इनसे जब हम बात करें तो डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन, 10 सांसद छत्तीसगढ़ के वहां संसद में जाके क्या चाय बिस्किट और दाल चावल खा के आ रहे हैं? मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या दिया छत्तीसगढ़ को? एम्स के लिए 2022 में राज्य सरकार ने जमीन अधिकृत करके केंद्र सरकार को सौंप दी, छत्तीसगढ़ नया रायपुर में। ये भी बता दो, एम्स नहीं दिया। एक और आपको मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि 2022 में बजट की बात हो रही नहीं, क्योंकि न खाता न बही, निर्मला आंटी जो बोले सब सही चल रहा है, तो बताना पड़ेगा। 2022 के बजट में रायपुर से राजनांदगांव होकर हैदराबाद हाईवे की घोषणा की गई थी। पता है आपको? आज तक सर्वे तक नहीं हुआ है उसका। इसके बाद बलौदा बाजार से होकर सारंगढ़ उड़ीसा की रेल लाइन की बात की गई थी। पता है आपको? आज तक सर्वे ही नहीं हुआ। सिर्फ बातें हैं कागजों में और बातों में, जमा खर्च में। इस सरकार से कोई नहीं जीत सकता। किसानों की आमदनी, किसानों की आय दुगनी करेंगे कहा था, यहाँ पर कोई ऐसा फार्मूला नजर नहीं आ रहा है। मनरेगा के बारे में कोई चर्चा नहीं है, रोजगार के बारे में सिर्फ हवा हवाई है। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, शाइनिंग इंडिया, बहुत सारी बातें की गई थी।
की तो बहुत सारी बातें गई थी। मैं पूछना चाहता हूं, इतने लाखों दर्शक मुझे देख रहे होंगे, कौन सा ऐसा इंडिया सामने आया जो ये बता पाए 26 लाख करोड़ रुपया आज बजट सत्र के बाद शेयर मार्केट में बाजार गिरा है। क्यों गिरा है ये भी देख लीजिए भाई थोड़ा। आज ये स्थिति है कि 37,000 का सोना जो 2014 में 37,000 का हुआ करता था, 35 या 37,000 कुछ ऐसा रेट था, आज 1.5 लाख रुपए तक पहुंच गया। आज ये स्थिति कि एक गरीब परिवार का व्यक्ति, एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति अपनी बेटी को शादी में सोना नहीं दे सकता, पीतल के गहने देने की योजना बन रही है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर महंगाई के नियंत्रण पे कोई चर्चा नहीं है कि महंगाई पर काबू कैसा पाया जाएगा। एमएसएमई जैसा कि मैंने बताया 90% एमएसएमई बंद होने की कगार है और 54 लाख करोड़ के बजट में मात्र 10,000 करोड़ रुपया एमएसएमई के लिए, और टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन न करना। सबसे ज्यादा मध्यम वर्गीय परिवार इसमें सफर करता है, जो टैक्स भी ईमानदारी से पटाता है और जो सैलरी आने से पहले 30% कट जाता है उनके लिए इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। उनके लिए क्या है? टूटी सड़कें, बिना इलाज के अस्पताल, महंगी स्कूल की फीस, टैक्स देने के बाद ये मध्यम वर्गीयों के लिए ये कर रही है सरकार। ये बजट मुझे लगता है देश के 5% लोगों के लाभ के लिए ही बनाया गया है। 95% न खाता न बही, निर्मला आल्टी जो बोले सब सही वाला ही मामला नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये 5% वाली बात तो हमने अखिलेश यादव से भी सुनी थी, उन्होंने भी यही बात कही थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रविंद्र जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि तमाम डिबेट्स होती है, हम वहाँ पर सुनते हैं कि अभी जब बजट आया उसके बाद ही कि ठीक है आप चौथे स्थान पर आ गए, 5वें स्थान पर आ गए, इकोनॉमी के बात मैं कर रहा हूं। भारत की स्थिति तब तक अच्छी नहीं होगी जब तक आप प्रति व्यक्ति आय पर ध्यान नहीं देंगे। ये बात सत्य है कि प्रति व्यक्ति आय आज भी भारत के एक बड़े पॉपुलेशन की बहुत कम है। इसमें क्या कर सकती है सरकार? इस बजट से क्या हो सकता है इसमें? देखिए, जो असमानता है कम करने के लिए, असमानता एक जिसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बड़ी इनबिल्ट होती है और असमानता होती है, पर जिस तरीके से असमानता है उसको कम करने के लिए सरकार ज्यादा खर्च करे एजुकेशन पे, सरकार ज्यादा खर्च करे हेल्थ पे, है ना, क्योंकि ये जो रिक्वायरमेंट है लोगों को मिले, ये अच्छी सुविधाएं यदि मिलती हैं तो ये काफी असमानता को न्यूट्रलाइज करेगी, है ना। इनकम जो असमानता है उसको आप ये नहीं कह सकते कि हमने दूसरे से लेके एक दूसरे को इनकम दे दिया। यदि आपको पब्लिक सर्विसेज अच्छी मिलती हैं, अच्छी सड़कें हैं, पीने का पानी स्वच्छ मिल रहा है, आवास है, तो ये चीजें असमानता को कम करेंगी। सीधे आप ऐसे कहेंगे कि इनकम और इसकी असमानता कम हो जाए तो वो सरकार अपने मैकेनिज्म से कम करेगी, कुछ वेलफेयर स्कीम से, और ये जो पब्लिक सर्विसेज है उपलब्ध कराए। एक दो चीज मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जो बात कही गई एग्रीकल्चर को लेकर कुछ बात कही गई, तो ये मेरे पास जो बिल्कुल आपको रोकेंगे, आप बात पूरा करिएगा, लेकिन पहले आपको मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। रोजगार बढ़ाना, दूसरा है जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना, और तीसरा है सबका साथ सबका विकास सुनिश्चित करना। और इस बजट में वित्त मंत्री जी ने देश के गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्गों के उत्थान के लिए विशेष उनका फोकस है। और इस बजट से हमारे छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश को बहुत ही लाभ होने वाला है। इस बजट में किसानों के लिए बहुत ध्यान दिया गया है। किसानों की आय कैसे बढ़े, खेती का व्यवसाय कैसे बढ़े, इसके लिए बजट में उपाय किए गए हैं। और एआई के माध्यम से भी खेती कैसे बढ़े, इसलिए एआई पर भी फोकस किया गया है। साथ ही कृषि उत्पादन के साथ ठीक है, तो चर्चा में वापस आएंगे। और डॉक्टर रविंद्र जी, अपनी बात कंप्लीट करिए आप जी। हाँ जी, हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि कुछ देखिए, सरकार के पास लगभग 53 लाख करोड़ का बजट है, उतना ही आपको खर्च करना है। अब इसको चाहे आप जैसे खर्च करें, है ना, इससे आपके पास ऐसा तो नहीं है कि बहुत अनलिमिटेड अमाउंट है, ऐसा नहीं है। 53 लाख करोड़ है, यही आपको खर्च करना है। तो और इसको खर्च आप जब करेंगे कि जब यदि आप ज्यादा पूंजीगत व्यय यदि करते हैं तो वो विकास को बढ़ाएगा,
सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो इसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगभग 12.2 लाख करोड़ खर्च किया है। हमारे पिछले साल जो हमने टैक्स रिलीफ दिया था, मैं आपको बताऊं, इनकम टैक्स और जीएसटी में, तो हमारा जो टैक्स कलेक्शन हुआ है इस बार जो है, वो टैक्स जो अनुमान आया है, वो हमारे पिछले जो हमने अनुमान लगाया था उससे हमारा टैक्स कलेक्शन कम, रेवेन्यू कम हुआ है। इसको कुछ भरपाई किया गया, नॉन टैक्स रेवेन्यू नहीं किया है, पर हमने जो बजट रखा था उससे कम हुआ है। अब इसके साथ आपको आप छूट भी दे रहे हैं। आप छूट कितनी देंगे भाई? जो है ये कहा गया कि हम ऐसा, ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, लोगों को आप पैसे दे रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि ये हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है, आप सस्टेन नहीं कर सकते। आप सबको छूट दे दीजिए, पूरा 13 लाख करोड़ बांट दीजिए लोगों को, तो सड़कें कहां से बनाई? तो सवाल ये है, ऐसे काम करिए कि लोग को आप 10,000 नहीं देके, यदि उसके लिए आप उसको शिक्षा देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और वो अपने पैर पे खड़े हो सके, ये एक अच्छी पॉलिसी। तो ये ऐसी पॉलिसी की तरफ जो है, अब ये पॉलिसी चेंज हुआ है, जैसे जैसे समय बदला है, इकोनॉमी बदली है, तो ये पॉलिसी का भी ओरिएंटेशन बदला है, अलग बदली है। दूसरी बात, हमारे जो एग्रीकल्चर के लिए कह रहे थे, मैं आपको ये फिगर मैं आपको दिखा सकता हूं, जो अभी जो बजट का निकला है, इसमें अभी इस बार जो एग्रीकल्चर और एलाइड जो सेक्टर है, इस पे जो है आपने जो रखा गया है पैसा, वो है 1,62,000 करोड़ रुपए है। पिछली बार 1,51,000 करोड़ लास्ट बजट में था। तो एग्रीकल्चर का आउटले बढ़ा है। अब मैं ये बताऊं आपको कि थोड़ा सा जो डेफिसिट है उसको थोड़ा सा कम किया गया, जो हम सब्सिडी दे रहे हैं उसको कम किया गया। अब इसमें से 12.2 लाख करोड़ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको खर्च करना है। आप जो है इंटरेस्ट कितना देते हैं पता है आपको? 14 लाख करोड़ आप इंटरेस्ट देते हैं। 14 लाख करोड़ इंटरेस्ट है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा है 12.2 लाख करोड़। इसीलिए इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि आपको फिजिकल डिसिप्लिन बनाना है। फिजिकल डिसिप्लिन के लिए घाटा वित्त मंत्री ने रखा है, 4.3% पे घाटा फिजिकल डेफिसिट रहेगा। इस साल बदल गया, सरकार ने कहा कि जो फिजिकल डिसिप्लिन है उसके मायने ये हैं कि हम पहले ऋण का भार कम करेंगे। हमारे पास जो 56.5% जो हमारा जीडीपी का लोन है सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट को मिला के 81% है। पूरे स्टेट को मिला देंगे और सेंट्रल को मिलाएंगे तो 81% हो जाएगा। जब इसको आप कम करेंगे, ऋण को कम करेंगे, इसलिए अब टारगेट ऋण है, ऋण की सस्टेनेबिलिटी इस बजट से ये चेंज की गई है, नया चीज आया है। फिजिकल डेफिसिट देखेंगे पर ऋण का जो है, जो ओवरऑल लायबिलिटी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कम करना, इसको ले जाके आप 35 तक 31 तक हम जाके 50% पे लाएंगे, तो वो पैसा बचेगा तो आप उसको खर्च करेंगे। तो पहले तो आपको पैसा आपके पास होना चाहिए खर्च करने के लिए, पूंजीगत व्यय आप कर पाए, निर्माण कर पाए, जहाज रानी, एयरपोर्ट, सड़क, रेलवे, एनर्जी, इन सब पे आप खर्च कर पाए तो देश का विकास होगा। ठीक है, उचित जी। जी नितिन जी, देखिए, निर्मला आंटी ने, इस देश की विद्वान वित्त मंत्री निर्मला आंटी ने संसद में झूठ बोला है। निर्मला आंटी ने कहा कि 25 करोड़ लोग इस वर्ष में, वित्तीय वर्ष में, गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। आज भी 81 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज सरकार दे रही है। तो इस प्रकार का झूठ बोलने का क्या अर्थ है? खुद ही बोल के खुद ही फंस रहे हैं। ठीक है, उचित जी, आपसे ये मैं जानना चाहूंगा कि डिफेंस एक्सपेंडिचर में इस बार पैसे तो बढ़ाए गए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि जैसे कि आपके साथ में अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ और लगातार आपके साथ में चीन के साथ कड़वाहट बनी हुई है, पाकिस्तान के साथ कड़वाहट बनी हुई है, अब तो बांग्लादेश भी इस लिस्ट में आ गया है, तो उस हिसाब से जितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। इस पर भी आपका प्रकाश चाहूंगा। जी बिल्कुल, देखिए ये बात सत्य है सचिन, कि जिस तरीके से हमारे वैश्विक संबंध हैं वो ठीक तो नहीं कह सकते। आप पड़ोसियों से संबंध है उसे बहुत अच्छा नहीं बोल सकते। हमारी विदेश नीतियों में कहीं ना कहीं खामी है, ये बड़ा विषय है चर्चा का, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का बड़ा विषय है। आप और हम तय नहीं कर सकते, लेकिन जो समाज कह रहा है, जो बातें निकल के आ रही हैं और जो हम देख रहे हैं, चाहे पड़ोसी हो, चाहे यूरोपियन कमीशन हो, इसी से हो, चाहे अमेरिका से हो, या हमारे पड़ोसी प्रदेश से, तो संबंध तो अच्छे है नहीं। कब कौन सी घड़ी छिड़ जाए, भविष्य की गर्त पे कौन गया है, तो एक उसकी तैयारी जिस मुफीद और ईमानदारी से करना चाहिए वो उस तरीके से हो नहीं रही है। तो बजट जो और देना चाहिए था, जो समझना चाहिए था उसमें, और तो वो अभी नहीं है। और जहां तक इनफैक्ट जो एफडीआई की बात की थी कि आप रक्षा में जो बढ़ाएंगे, वो उन्होंने तो पिछले बजट में तमाम चीजों का जितना भी करना था आप कर लिए।
सवाल ये उठता है, जो बीच में आपका एक क्वेश्चन था, मैं उसको देख पा रहा था कि जो रविंद्र जी से आपके सवाल थे कि ये आय में समानता, आप ये बात सत्य है कि आय में समानता का सबसे बड़ा विषय हमारी इस इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में जो है, वो देखिए कि वो समानता इंडिया में नहीं दिख रही। आप 100 लोग की ग्रोथ को पूरे हिंदुस्तान की और आप हम की ग्रोथ नहीं देख सकते। आप ये ग्रोथ को समझने की आवश्यकता है सचिन, कि अगर आपकी इनकम 10 लाख बढ़ गई तो 10 लाख आप में, मेरे में, डॉक्टर मिश्रा में, रविंद्र जी में, तेजराम विद्रोही और नितिन भंसाली में बढ़ती है, तो हमने कुछ किया भी नहीं, तब भी नितिन भंसाली की इनकम बढ़ जाएगी। इसको समझने का प्रयास होना बिल्कुल चाहिए। उचित जी, इसी के साथ में आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आपने खुद ये आय की जो बात कही, प्रति व्यक्ति आय की बात जो है, समानता जो है, वो ये जो खाई है वो और बढ़ रही है कि सरकार के जो प्रयास है उससे कम हो रही है? नहीं, बढ़ रही है सचिन। ये बताइए 80 करोड़, क्या हम कितना गर्व करें, हम अपने आप में कितना गर्व करें कि 80 करोड़ लोग हमारे 100 रुपए भी नहीं कमा पाते। बिल्कुल, ये जमीनी हकीकत है। और आप 5 ट्रिलियन, 7 ट्रिलियन, 6 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, 2047 की बात कर रहे हैं। आप कितने लोग, बिल्कुल लोग ये भी तर्क देते हैं कि आप तो है ही 140 करोड़, और जिस तरीके से मार्केट बढ़ रहा है तो आपको ये आंकड़े तो ठीक है मिल जाएंगे, थोड़ा सा प्रयास आपको करना पड़ेगा लेकिन आपको आंकड़े मिल जाएंगे। लेकिन प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए आपको कम से कम 17 ट्रिलियन 18 ट्रिलियन चीन के बराबर होना पड़ेगा। बेसिक चीज है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, वो क्यों कर रही है, इसको बहुत छोटी सी मैं आप इसको समझाने की प्रयास करूंगा कि आप जो सचिन, जो आप और हमारे कैश ट्रांजेक्शन होते थे, जिसको हम पेमेंट करते थे समोसे के लिए, कोल्ड ड्रिंक के लिए, सब्जी खरीदने के लिए, वो आप और हम सभी ने उसको पेटीएम के माध्यम से कर दिया है। तो ये जो हम कच्चे में करते थे, जिसका इकोनॉमिक्स और बैंकिंग सिस्टम में कहीं उल्लेख नहीं था, वो अब पक्के में आने लगे हैं। तो एक इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण ये है। एक्चुअली हमारे दो व्यवस्था थी, एक आप कच्चे का पैसा, जो काला जो पैसा बोल रहे, कैश ट्रांजेक्शन जो था, और एक बैंकिंग ट्रांजेक्शन, ये दो पैरेलल इकोनॉमिक्स है हमारे यहाँ। तो दोनों इकोनॉमिक्स को अब हमने क्या किया है, जो कैश में हम ट्रांजेक्शन करते थे, आप भी है, हम भी है, सभी जो है, आपने देखिए कि बहुत कुछ हम कैश की जगह आजकल पेटीएम करते हैं। यूथ और जेन जी जनरेशन तो पूरा उसी के माध्यम से करती है। तो ये पेमेंट जो बैंकिंग के थ्रू रूट होने लगे हैं, इसको आप ग्रोथ नहीं कह सकते, ये तो ऑलरेडी था। इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये तो पहले भी था, अभी भी है। अब वो हो क्या गया है कि वो 5 लाख करोड़ की जो हमारा बजट था, या हमारी ट्रांजेक्शन दिखते थे, और 5 लाख जो हमारे कच्चे में काम होते थे, कैश में काम होते थे, उसका 2 लाख करोड़ आपके हिस्से में आ गया। तो आप बोल रहे हैं कि मेरी इकोनॉमी सुधर गई, 7 लाख करोड़ हो गई। ये ऐसा नहीं है। आप इस तरह बैंकिंग रूट होने लगे हमारे कैश ट्रांजेक्शन, हम स्कैनर से जो पेमेंट करने लगे, पेटीएम से करने लगे हैं, ऑनलाइन पेमेंट करने लगे। जो कैश में हम करते थे 20 रुपए का भी, ऑटो वाले का भी, सब्जी वाले का भी, छोटे छोटे चाय दुकानों का भी, सब कैश ट्रांजेक्शन जो कच्चे में होता था, जो एक पैरेलल इकोनॉमी थी, वो अब पक्के में होने लगी है। तो जी, इसका सॉल्यूशन क्या है? ये जो खाई है, इसको कम करने का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? आपके जो उद्योगपति, केवल उद्योगपति जो 15%, 10% लोग जो है, जो 2% लोग हैं जिनको आप बढ़ा रहे हैं, जो आरोप लगते हैं, जो बढ़ा भी रहे हैं, और निश्चित तौर पे उन पे अगर जांच बैठे तो आपको खास सरकारें जो 11 साल से किसी का सपोर्ट कर रही, जाहिर सी बात है कटघरे में तो उनको खड़ा होना पड़ेगा। सबका साथ सबका विकास तो बिल्कुल नहीं, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं एकदम। अगर सबका साथ सबका विकास केवल आप जो है कोरी कल्पना बस है, ये केवल बोलने के लिए संसद में और मेजे थपथपाने के लिए और बड़ी बड़ी बातें करने के लिए तक ठीक है, लेकिन सबका साथ सबका विकास कहाँ है? किसके सबके? आप इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है? आप 80 करोड़ के लोगों को जो थे वो अभी भी वही है। ठीक है उचित जी, मैं आपकी बात समझ गया। बिल्कुल, तो सरकार को इस खाई को कम करने के लिए और ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। फिलहाल समय जो है वो इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए मैं आप सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद करूंगा। नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा, प्रवक्ता भाजपा से, आपने अपना पक्ष रखा। डॉक्टर रविंद्र ब्रह्मे अर्थशास्त्री, और आपने सटीक तरीके से हमें समझाया। तेजराम विद्रोही जी, आपका बहुत धन्यवाद। उचित जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, बजट जो है वो अर्थशास्त्री से हमने बात की, हमारे साथ में जुड़े हुए थे, उन्होंने इसको सराहा, वेलकम किया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी चिंता है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है आज भी बहुत सारे लोगों की बहुत कम है। 100 रुपए दिन का भी लोग नहीं कमा पा रहे हैं। इस पर सरकार को आगे बढ़ना पड़ेगा।